Assalamu alaikum class. We were reading chapter 1 Introduction to Computer, in which we are discussing early computing machine and their inventors. In this topic we have covered lot of machines. The last topics which we have discussed is tabulating machine. After the tabulating machine there are many invention and inventors. Let us discuss in this para. In the ensuing years, several engineers made other significant advances. Vannevar Bush 1890 to 1974 developed a calculator for solving differential equation. In 1931, the machine could solve complex differential equation that had long left scientists and mathematician before. Okay, ये इनका ईयर है 1890 टू 1974. वेनेवर बुश इन्होंने डेवलप किया था एक कैलकुलेटर, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 1931 में. द मशीन वाज cumbersome because hundreds of gears and shafts were required to represent numbers and their various relationship to each other. To eliminate this bulkiness, John V. Atanasoff 1903 and a professor at Iowa State College, now called Iowa State University, and his graduate student Clifford Berry envisioned an all-electronic computer that applied Boolean algebra to computer circuitry. देखें, इसके बाद एक साइंटिस्ट थे जॉन वी एटनासॉफ. इन्होंने अपने एक स्टूडेंट के साथ मिलकर, ये होते थे यूनिवर्सिटी में, उस वक्त वो कॉलेज था लोअर स्टेट कॉलेज, बाद में यूनिवर्सिटी बना. अपने एक स्टूडेंट के साथ मिलकर, क्लिफोर्ड बेरी के साथ मिलकर, इन्होंने एक आइडिया सोचा कि एक ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया जाए और उसमें अप्लाई करें बूलियन अलजेब्रा. आगे आपको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बूलियन अलजेब्रा क्या है, ठीक है. दिस अप्रोच वाज बेस्ड ऑन द मिड सेंचुरी work of George Boole 1815 to 1864, who's clarified the binary system of algebra, which stated that many mathematical equations could be studied simply as either true or false. अच्छा, इन दोनों ने किस पे काम किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पे. और इन्होंने जॉर्ज बूल से वो आइडिया लिया था, अलजेब्रा जो उन्होंने डेवलप किया था, बूलियन अलजेब्रा, सर्किटरी पे बनाने के लिए. ओके, उसमें यह था कि मैथमेटिकल इक्वेशन जो हैं सिंपली दो किस्म की हो सकती हैं, ट्रू और फॉल्स में. एटनासॉफ एंड बेरी हैड डेवलप द फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बाय 1940. इन्होंने 1940 में दोनों ने मिलकर एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना लिया. देयर प्रोजेक्ट हाउएवर लॉस्ट इट्स फंडिंग एंड देयर वर्क वाज ओवरशैडोड बाय सिमिलर डेवलपमेंट बाय द अदर साइंटिस्ट. अच्छा, इनकी क्या हुआ, ये जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, इनकी फंडिंग बंद हो गई और बहुत से दूसरे लोग भी इसी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाने पे काम कर रहे थे, ठीक है. उसके सामने भी जो है इनका प्रोजेक्ट पीछे रह गया इस वजह से. द अबव डिस्कस्ड इनोवेशंस वर डेवलप्ड इन अ पीरियड टर्म्ड एज डार्क एज एंड मिडल एज ऑफ द कंप्यूटर. अभी तक जितनी हमने मशीन्स और पीरियड डिस्कस किए वो सारे डार्क और मिडल एज में होते हैं. आपको पहले भी बताया था कि देर आर 3 एजेस ऑफ इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर: डार्क एज, मिडल एज एंड द मॉडर्न एज. There are many other scientists and innovations, but we have discussed only those that are milestone in the development stage of computer. अब इस दौरान बहुत सारे और भी हैं, ठीक है, दूसरे भी आए साइंटिस्ट, उन्होंने भी बहुत सी डेवलपमेंट की, इन्वेंशन की, लेकिन हमने सिर्फ वो डिस्कस किया जिन्होंने माइलस्टोन का कंप्यूटर में की डेवलपमेंट में किरदार अदा किया है, ठीक है. After dark and middle age, the computer technology and ideology improved and the period was termed as modern age of computer. डार्क एज और मिडल एज के ख़त्म होने के बाद जो कंप्यूटर आए, इम्प्रूव्ड होके टेक्नोलॉजी उनमें हो गई, वो हमारे मॉडर्न एज के कंप्यूटर है. ओके, दिस कंप्यूटर द कंप्यूटर इन द मॉडर्न एज आर कैटेगराइज इन द 5 जनरेशन दैट आर डिस्कस्ड हेयर अंडर. अच्छा, अब जो मॉडर्न एज है हमारी, ठीक है, कंप्यूटर की, उसमें हम
मॉडर्न एज को डिवाइड कर देते हैं 5 जनरेशन में। अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या हैं और वो उसको किस तरीके से डिवीजन होता है वो हम डिस्कस करेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये आप समझ लें कि यहाँ से मॉडर्न एज स्टार्ट है। Each generation of computer is characterized by a major technological development that fundamentally change the way computer operate, resulting in increasingly smaller, cheaper, more powerful and more efficient and reliable device। पहले ये समझ लें कि जनरेशन हम क्यों कह रहे हैं कंप्यूटर की, मॉडर्न एज को हम क्यों 5 में जनरेशन में डिवाइड कर रहे हैं। देखिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है। Each generation of computer characterized by a major technological development that fundamentally change the way of computer operate। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूँ समझ लें कि जो एक मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंज आई किसी भी पार्ट में, जिसकी वजह से उस कंप्यूटर पे उसके बहुत ही ड्रामेटिकल चेंज आ गया, यानी उसको ऑपरेट करने का तरीका, ठीक है, और क्या उसका साइज़ बहुत छोटा हुआ, सस्ते हुए, पावरफुल कंप्यूटर हो गए, वर्सटैलिटी बढ़ गई, ठीक है, मोर एफिशिएंट होगा, रिलायबल डिवाइस होगा, रिजल्ट सही देने लगे, मिस्टेक्स नहीं हो रही थी आंसर में। तो जब ऐसी कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आती थी तो उसको हम नेक्स्ट जनरेशन में रख देते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट तो मुसलसल थोड़ी बहुत तो रहती हैं, लेकिन एक फंडामेंटल जो चेंज आती है जिससे इन सब चीज़ों पे असर पड़ता है तो वो सेकंड जनरेशन हो जाती है, उसके बाद थर्ड हो जाती है। Read about each generation and the development that led to the current devices that we use today। अब आजकल जो हमारे पास कंप्यूटर है वो हम तक कैसे पहुंचा, उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती गई हैं वो हम पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन ये टाइम पीरियड है, किस ईयर से किस ईयर तक हम उसको फर्स्ट जनरेशन कहते हैं। फ्रॉम 1940 टू 1956 का जो पीरियड है, आपको पता है पहला जो ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो 1940 में बना, उससे 1956 तक ये फर्स्ट जनरेशन ही रही। ठीक है, डेवलपमेंट तो ही कोई ऐसी मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हुई जिससे कि उसकी शेप, साइज़, उसकी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, रिलायबिलिटी चेंज होती। इसमें जो मेन डिवाइस था प्रोसेसिंग के लिए वो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी। ठीक है, द फर्स्ट कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी एंड वर ऑफन इनॉर्मस टेकिंग अप एंटायर रूम। तो पहला कंप्यूटर बना था, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स थी, उसकी सर्किटरी सारी उससे बनी हुई थी, मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए यूज़ हो रहा था और बहुत बड़े साइज़ के थे, एक रूम, बड़े रूम में एक ही कंप्यूटर फिट हो जाता था। दे वर वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट एंड इन एडिशन टू यूज़ अ ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट अ लॉट ऑफ हीट विच वाज ऑफन द कॉज ऑफ मेल फंक्शन। अब बहुत बड़े कंप्यूटर थे, उनको ऑपरेट करना बहुत मुश्किल और महंगा था, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी लेते थे, जिस वजह से हीट अप बहुत होते थे। हीट अप होते थे तो मेल फंक्शन हो जाता था, यानी गड़बड़ हो जाती, सही है, रिजल्ट ख़राब हो जाता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रिलाइड ऑन मशीन लैंग्वेज सी। अब मशीन लैंग्वेज पे ये डिपेंड करते थे। मशीन लैंग्वेज आप आगे पढ़ेंगे 01 लैंग्वेज होती है। टू परफॉर्म ऑपरेशन एंड दे कुड ओनली सॉल्व वन प्रॉब्लम एट अ टाइम। ठीक है, सिंगल टास्क कंप्यूटर थे, यानी एक वक्त में एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड, आप पढ़ चुके हैं पंच कार्ड से इनपुट देते थे एंड द पेपर टेप, और पेपर टेप से एंड आउटपुट वाज प्रिंटेड ऑन पेपर, और आउटपुट प्रिंट होके आता था। ठीक है, ये तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स हो गए। अब इनकी एग्जाम्पल में क्या क्या है। द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर EDVAC and universal automatic computer UNIVAC are example of first generation computing devices। ENIAC, EDVAC, UNIVAC ये इसकी example है। The UNIVAC was the first commercial computer delivered to a business client, the US Census Bureau in 1951। जो सबसे पहला बिजनेस के लिए कंप्यूटर बेचा गया, दिया गया, वो यूनिवैक था। ठीक है, अमेरिकन सेंसस के लिए 1951 में यूज़ हुआ है। यहाँ हमारी फर्स्ट जनरेशन एंड होती है। ओके ना, सेकंड जनरेशन 1956 टू 1963। अब इसका टाइम पीरियड कब से शुरू होता है, जब से फर्स्ट जनरेशन का एंड हुआ। फर्स्ट जनरेशन एंड हुई थी 1956, ये स्टार्ट हो रही है 1956 टू 63 तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक डेवलपमेंट हुई थी, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर, मेन इसका जो सर्किटरी है वो ट्रांजिस्टर से बनी हुई है।
ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ट्रांजिस्टर्स बन गए तो उन्होंने वैक्यूम ट्यूब की जगह ले ली। द ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड इन 1947 बट डिड नॉट सी वाइड स्प्रेड यूज इन द कंप्यूटर अंटिल द लेट 50s। ट्रांजिस्टर एक पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक, वो पहले बन चुका था 1947 में, लेकिन कंप्यूटर के अंदर 50s में यूज़ हुआ है, आफ्टर 56। द ट्रांजिस्टर वाज फार सुपीरियर टू द वैक्यूम ट्यूब, allowing computers to become smaller, faster, cheaper, more energy efficient and more reliable than their first generation predecessors। देखें ट्रांजिस्टर की वजह से क्या हुआ, क्योंकि उसने क्या करा, कंप्यूटर की सर्किटरी का साइज़ छोटा कर दिया। जैसे कंप्यूटर का साइज़ छोटा हुआ वैक्यूम ट्यूब से, क्योंकि ट्रांजिस्टर छोटे होते हैं काफ़ी, ठीक है, वो कंप्यूटर का साइज़ छोटा हो गया, फास्ट स्पीड हो गई प्रोसेसिंग की, सस्ते हुए और मोर एनर्जी एफिशिएंट, यानी एनर्जी कम लेने लगे पहले के नस्बत। मोर रिलायबल, रिजल्ट उनका पहले जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उनसे ज़्यादा बेहतर हुआ। दो द ट्रांजिस्टर स्टिल जनरेटेड अ ग्रेट डील ऑफ हीट दैट सब्जेक्टेड द कंप्यूटर टू मेल फंक्शन, इट वाज अ वास्ट इम्प्रूवमेंट ओवर द वैक्यूम ट्यूब। हालांकि ट्रांजिस्टर की वजह से भी हीट काफ़ी जनरेट होती थी, मेल फंक्शन भी हो जाता था, लेकिन फिर भी वैक्यूम ट्यूब से बहुत इम्प्रूवमेंट थी। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर स्टिल रिलाइड ऑन पंच कार्ड फॉर इनपुट एंड प्रिंट आउट फॉर आउटपुट। सेकेंड जनरेशन भी क्या, पंच कार्ड से ही इनपुट करते थे और आउटपुट प्रिंट आउट से ही होती थी, प्रिंटेड आउटपुट होती थी, ठीक है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर मूव्ड फ्रॉम क्रिप्टिक बाइनरी मशीन लैंग्वेज टू सिम्बॉलिक असेंबली लैंग्वेज विच अलाउड प्रोग्रामर टू स्पेसिफाई इंस्ट्रक्शन इन वर्ड्स। देखें सेकंड जनरेशन में क्या हो गया, मशीन लैंग्वेज के अलावा एक असेंबली लैंग्वेज भी आ गई। मशीन लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज आ गई। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है कि 0-1 की जगह वहाँ पर वर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर ऑल्सो बीइंग डेवलप एट दिस टाइम, और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बनना शुरू हुई, कुछ अर्ली हाई लेवल लैंग्वेज सच एज कोबोल और फोर्ट्रॉन। There were also the first computer that stored their instruction in their memory, which moved from magnetic drum to magnetic core technology। यही और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर पहले कंप्यूटर थे जिसमें क्या हुआ, मेमोरी भी आई, इंस्ट्रक्शन अब मेमोरी में दी जा सकती थी। मैग्नेटिक ड्रम की जगह मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी आ गई। द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वर डेवलप फॉर द अटोमिक एनर्जी इंडस्ट्री। अब पहला कंप्यूटर जो बना इस जनरेशन का वो अटोमिक एनर्जी के लिए बनाया गया था, ठीक है। द फर्स्ट लार्ज स्केल मशीन टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी वर अर्ली सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय IBM एंड लार्क बाय स्प्रेरैंड। जो सबसे पहली जिन्होंने ट्रांजिस्टर यूज़ किया वो कंप्यूटर थे सुपर कंप्यूटर, IBM ने और लार्क बनाए थे। दीज कंप्यूटर वर डेवलप फॉर एटॉमिक एनर्जी लेबॉर्ट्री, और एटॉमिक एनर्जी लेबॉर्ट्रीज के लिए बनाए गए थे। अनदर इम्पॉर्टेंट मशीन वाज द IBM 1401। IBM की कंपनी ने भी बनाई जिसका नाम दिया गया 1401, विच वाज यूनिवर्सल एक्सेप्टेड थ्रू आउट इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्री में दुनिया भर में इस्तेमाल हुई। यहाँ ख़त्म हो गई आपकी सेकेंड जनरेशन, और जहाँ से सेकेंड जनरेशन ख़त्म हुई वहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी 1964 टू 71 थर्ड जनरेशन। अब क्यों हमने यहाँ से थर्ड जनरेशन शुरू की, क्योंकि ट्रांजिस्टर की जगह IC इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप हो गए। दिस इज़ द मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर। यहाँ से ही बिल्कुल कंप्यूटर जो है उनकी टोटल सारी एबिलिटीज़ जो है ना वो चेंज हुई हैं IC के बनने के बाद, और उसके अंदर उसका साइज़ छोटा हुआ, ठीक है, वो घर घर तक पहुंच गया। और आज जो आपको फॉर्म नज़र आ रही है कंप्यूटर की, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पान टॉप वगैरह, मोबाइल में भी, वो IC की वजह से पॉसिबल हुआ है। द डेवलपमेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट IC वाज द हॉलमार्क ऑफ द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो IC या इंटीग्रेटेड सर्किट बना उसकी वजह से ही हमने थर्ड जनरेशन यहाँ से शुरू की है। जैक कैल्बे एन इंजीनियर विद टैक्स इंस्ट्रूमेंट डेवलप द इंटीग्रेटेड सर्किट इन 1958। देखें ये जैक कैल्बे थे, इन्होंने 1958 में IC बना ली थी, सही, इंजीनियर थे, 1958 में बना ली थी। यही पार्ट है, ठीक है, सर्किटरी के लिए, तो वो बना चुके थे पहले ही। ट्रांजिस्टर वर मिनिएचराइज्ड एंड प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप कॉल्ड सेमीकंडक्टर विच
ड्रास्टिकली इंक्रीज द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर। अब इन्होंने असल में किया क्या था, ट्रांजिस्टर का साइज़ बहुत छोटा किया, वो बहुत सारे ट्रांजिस्टर एक सिलिकॉन चिप पे लगा दिया जिसको आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का। उसकी वजह से क्या हो गया कि बहुत ही स्पीड तेज़ हो गई, साइज़ बहुत छोटा हुआ और एफिशिएंसी कंप्यूटर की बहुत बढ़ गई। इंस्टेड ऑफ पंच कार्ड एंड प्रिंट आउट, user interacted with the third generation computer through keyboard and monitor and interfaced with an operating system which allowed the device to run many different applications at one time with a central program that monitored the processor and memory। देखें अब इस जनरेशन के अंदर पंच कार्ड की जगह जो इनपुट के लिए यूज़ होते थे कीबोर्ड यूज़ होने लगा, ठीक है, और प्रिंट आउट की जो आउटपुट के लिए प्रिंट आउट था उसकी जगह मॉनिटर यूज़ होने लगा, ठीक है। इसके अलावा इन्हीं कंप्यूटर में एक मेन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक मेन सॉफ्टवेयर था जो कंट्रोल करता था, ठीक है, डिवाइसेस को कंट्रोल करता था और सेंट्रल प्रोग्राम के तौर पे काम करता था, मॉनिटर करता था प्रोसेसर को भी और मेमोरी को भी, यानी जिसको आप कहते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम, वो थर्ड जनरेशन से शुरू हुआ है। कंप्यूटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम बिकम accessible to a mass audience because they were smaller and cheaper than their predecessors। देखें ये पहली दफ़ा हुआ कि कंप्यूटर जनरल पब्लिक के लिए एक बहुत बड़ी तादाद में दुनिया के में लोगों के लिए अवेलेबल हो गया, क्योंकि साइज़ बहुत छोटा हो गया था और बहुत अपनी फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की निस्बत चीपर था, सस्ता था। ओके, फोर्थ जनरेशन 1971 टू प्रेजेंट, मेन चीज़ है इसकी डेवलप्ड है माइक्रो प्रोसेसर। देखिए फोर्थ जनरेशन वहाँ से शुरू कर रहे हैं हम 1971 से लेकर जहाँ पे हमारी थर्ड जनरेशन ख़त्म हुई थी, और टू प्रेजेंट यानी आज तक जितने भी कंप्यूटर हैं वो सब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। द माइक्रो प्रोसेसर ब्रॉट द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एज थाउजेंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर बिल्ड इनटू सिंगल सिलिकॉन चिप, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर जो था वो असल में क्या बना था, कैसे बना था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में, उसमें ये हुआ था कि थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी जो थर्ड में यूज़ हुई थी थर्ड जनरेशन में, उस आईसी के भी हज़ारों आईसी जो है ना एक ही चिप पे सिंगल सिलिकॉन चिप पे लगा दिए जाते थे। वॉट इन द फर्स्ट जनरेशन फिल्ड एन एंटायर रूम कुड नाउ फिट इन द पाम ऑफ द हैंड। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो सर्किटरी पूरे रूम में आती थी अब इंसान के हाथ पे, ठीक है, आ सकती है। द इंटेल 4004 chip developed in 1971 located all the component of the computer from the central processing unit and memory to input and output control on a single chip। 1971 में ये पहली चिप बनी है, 4004 चिप इंटेल ने बनाई थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि सारे कंप्यूटर का कंपोनेंट और उसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट कंट्रोल एक सिंगल चिप पे आ गया। In 1981, IBM introduced the first computer for home user, and in 1984, Apple introduced the Macintosh। देखें फिर क्या हुआ, 1981 में IBM ने पहला कंप्यूटर बना लिया होम यूज़र के लिए, यानी अब लोग अपने घरों में भी लेके ख़रीद के यूज़ कर सकते हैं। और 1984 में एप्पल कंपनी है जिसने अपना कंप्यूटर बनाया, उसका नाम रखा मैकिन्टॉश। Microprocessor also moved out of the realm of desktop computers and into many area of life as more and more everyday product began to use microprocessor। अब क्या हुआ, माइक्रोप्रोसेसर कंप्यूटर में तो यूज़ हो गया, लेकिन इसके अलावा और मशीन्स में भी यूज़ होने लगा, ठीक है। जो सारी मशीनें कंप्यूटराइज हैं उनमें माइक्रोप्रोसेसर यूज़ होता है। As these small computers become more powerful, they could be linked together to form networks which eventually lead to the development of the internet। अब ये छोटे छोटे कंप्यूटर जो थे साइज़ तो छोटे हो गए लेकिन पावरफुल ज़्यादा हो गए, तो यहाँ से नेटवर्किंग शुरू हुई और इंटरनेट भी इसी जनरेशन में बना। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ऑल्सो सॉ द डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI, द माउस एंड द हैंड हेल्ड डिवाइसेस। और इसी जनरेशन में आपका GUI इन्वायरमेंट आई, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें आप माउस यूज़ करते हैं और हैंड हेल्ड डिफरेंट डिवाइसेस हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं। नाउ द लास्ट जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो उसकी कुछ चीज़ें अभी बन चुकी हैं, बन रही हैं, और ये आने वाली यानी हमारी फ्यूचर जनरेशन कहलाती है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर की फील्ड में मुसलसल डेवलपमेंट जारी है। और इसकी मेन जो है
मेन पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन computing device based on artificial intelligence are still in development, though there are some applications such as voice recognition that are being used today. The use of parallel processing superconductor is helping to make artificial intelligence a reality. ये जो जनरेशन है ये स्टिल इन डेवलपमेंट भी है, लेकिन कुछ चीज़ें इसकी आ गई हैं। जैसे आप देखते हैं कि वॉइस रिकग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। जैसे मोबाइल में भी आप जैसे अपनी साउंड से मोबाइल लॉक लगा लेते हैं, ठीक है, वो पर्सन टू पर्सन वॉइस में डिफ्रेंशिएट कंप्यूटर कर सकता है, ठीक है। और कुछ चीज़ों पे काम हो रहा है जो फ्यूचर में आएंगी, तभी हम इसको कहते हैं प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। बस बेसिकली ये एक फ्यूचर जनरेशन है। अब पैरेलल प्रोसेसिंग पे काम हो रहा है, सुपर कंडक्टर्स पे हो रहा है, ताकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर को दे सकें। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? देखिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो रियल इंटेलिजेंस है, हमारा ब्रेन इंटेलिजेंट वर्किंग करता है। अब हम चाह रहे हैं कि ऐसी ही जो मशीन है कंप्यूटर में है, रोबोटिक्स है, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दी जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि रियल नॉलेज हो उनकी, डिसीजन ले सकें, ठीक है, रियल लाइफ में इनपुट, रियल लैंग्वेज में इनपुट ले सकें, नेचुरल लैंग्वेज में। क्वांटम कंप्यूटेशन एंड मॉलिक्यूलर एंड नैनो टेक्नोलॉजी विल रेडिकली चेंज द फेस ऑफ कंप्यूटर इन द ईयर टू कम। अब ये सारी टेक्नोलॉजी हैं, मॉलिक्यूलर, नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इन सब पे काम हो रहा है ताकि ये हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अचीव कर सकें फ्यूचर में। The goal of fifth generation computer is to develop devices that respond to natural language input and are capable of learning and self-organization. फिफ्थ जनरेशन का गोल क्या, यानी क्या चाह रहे हैं? यही चाह रहे हैं कि जो वो कंप्यूटर हों वो नेचुरल लैंग्वेज इनपुट करें, यानी जैसे इंसान बात कर रहा है जिस भी लैंग्वेज में, कंप्यूटर उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करे, वही इनपुट ले लें। एंड केपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, और अपनी इन्वायरमेंट से लर्न खुद ही कर सके और अपने आप को खुद ऑर्गेनाइज कंट्रोल कर सके। तो ऐसी मशीन्स पे काम हो रहा है जो इंशाल्लाह हम फ्यूचर में देख सकेंगे। ओके क्लास, यहाँ पे हमारे तीनों एजेस ऑफ कंप्यूटर, डार्क, मिडल एंड द मॉडर्न एज कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। थैंक यू।